हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज़ के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि जनरल स्टडीज़ का ऐसा सेक्शन होता है जिसमें अच्छा स्कोर किए बिना किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना असंभव होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी का ये प्रयास है कि आपके लिए रोज़ जनरल स्टडीज़ का एक वीडियो लेके आएँ, जिसमें हम उस प्रश्न के उत्तर के अलावा उससे संबंधित और अन्य जानकारी की फैक्ट के माध्यम से डिस्कस करें, ताकि आप परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है या उससे संबंधित और भी कोई प्रश्न आता है, तो आप उसको काफ़ी आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो आज का पहला प्रश्न है, उसमें हमसे कहा गया है, मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द साइट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ मोहनजोदड़ो लोकेटेड? तो पाकिस्तान के किस इस क्षेत्र में मोहनजोदड़ो जो प्राचीन सभ्यता है उसके अवशेष उपस्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो से संबंधित अवशेष हमको मिलते हैं। और की फैक्ट्स जानते हैं इससे संबंधित। देखिए, मोहनजोदड़ो इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट, सिंध, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र की लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर इन लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। ये इंडस रिवर के किनारे पर स्थित है। द साइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय राखलदास बनर्जी, या आर डी बनर्जी भी कहा गया है इनको कहीं कहीं, राखलदास बनर्जी, इन 1922। इस इस जगह को पहली बार 1922 में आर डी बनर्जी द्वारा खोजा गया था। इट वाज डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980, द फर्स्ट साइट इन साउथ एशिया टू बी सो डेजिग्नेटेड। तो ये 1980 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया था। और यह साउथ एशिया में पहली ऐसी साइट थी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त किया था। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित प्रश्न है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में हुई थी। और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। देखिए क्या दिया हुआ है हमको। The East India Company was formed on 31st December 1600 and received a royal charter from Queen Elizabeth। इसकी स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई थी और इसे इंग्लैंड की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ द्वारा रॉयल चार्टर भी प्राप्त हुआ था। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू परस्यू ट्रेड इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस कंपनी की स्थापना क्यों हुई थी? इस कंपनी की स्थापना इसलिए हुई थी कि भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को की संभावनाओं को तलाशने के लिए, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। अब देखिए, जेम्स लैंस्टर कमांडेड द फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी वोयज इन 1601। तो ये उस समय की जो कंपनी हुआ करती थी, वो पानी के जहाज के माध्यम से अपनी यात्राएं किया करते थे। तो उसमें जो पहले कमांडर थे वो कौन थे? जेम्स लांस्टर थे। और उन्होंने पहली यात्रा कब की थी? सन 1601 में की थी। कंपनी शिप्स डॉक एट सूरत इन 1608। सो भारत, हमारे देश में पहली बार वो कब आए थे? वे आए थे सन 1608 में आए थे। किस जगह पे आए थे? सूरत में आए थे। द कंपनीज फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1611। सन 1611 में पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मसूलीपट्टनम में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जेम्स लांस्टर पहले व्यक्ति थे, पहले कमांडर थे उस कंपनी के, और कंपनी ने पहली यात्रा सन 1601 में की थी भारत में पहली बार। सन 1608 में आए थे। फैक्ट्री सन 1611 में मसूलीपट्टनम में आई थी। भारत में पहली बार सूरत क्षेत्र में आए थे। आगे चलते हैं। अब देखिए, 1962 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा 27 वर्षों के लिए जेल में बंद रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता कौन था? हु वॉज एन एंटी आर्पेथीड एक्टिविस्ट imprisoned फॉर 27 years बाय द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट इन 1962। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान है। 27 वर्षों के लिए साउथ अफ्रीका के
महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता सेनानी नेल्सन मंडेला, क्रांतिकारी बोलना तो ठीक नहीं होगा, स्वतंत्रता सेनानी नेल्सन मंडेला को जेल में बंद किया गया था, जो उन्होंने अपना जीवन के 27 वर्ष वहाँ की जेल में बिताए थे। आगे चलते हैं, अब इसमें और क्या की फैक्ट मिलते हैं हमको। नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। जो रंगभेद की वहाँ पे समस्या थी, उस समस्या के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी थी नेल्सन मंडेला जी ने, और वह साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट he spent 27 years in the prison of Robben Island, where he had to work as a coal miner due to the ongoing anti-apartheid struggle in South Africa. So, राष्ट्रपति बनने के पहले, प्रेसिडेंट बनने के पहले उन्होंने 27 वर्षों तक रॉबन आइलैंड की एक जेल में एक कोल माइनर के रूप में कार्य किया था, और उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक इस बात के लिए संघर्ष किया था कि रंगभेद की जो समस्या है वह उनके देश में समाप्त हो। इन 1990 ही क्रिएटेड न्यू साउथ अफ्रीका आफ्टर एन एग्रीमेंट विद द वाइट गवर्नमेंट। उन्होंने वर्ष 1990 में साउथ अफ्रीका देश की स्थापना की थी। ही बिकेम अ सिंबल ऑफ अपोजिंग अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका एंड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो वह इस बात के सूचक बन गए, इस बात के प्रतिनिधि बन गए पूरे विश्व में और साउथ अफ्रीका में कि रंगभेद समाप्त होना चाहिए और रंगभेद का विरोध होना चाहिए। द यूनाइटेड नेशन डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो उनके जन्म दिवस को यूनाइटेड नेशन ने नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमको अगला प्रश्न कौन सा दिया हुआ है। Who was the first finance minister of India after independence? आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम चेट्टी। अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है दोस्तों, इसके आने वाले की फैक्ट से हम जानेंगे कि इसमें क्या कंफ्यूजन होता है। अब देखिए, India's first union budget was presented by the first finance minister R.K. Shanmugam Chetty on 26 November 1947। तो देश को जब आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, उसके बाद जो पहला बजट है वो पहले प्राइम मिनिस्टर R.K. शनमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। R.K. शनमुखम चेट्टी was a lawyer, industrialist, economist and politician before taking charge as India's finance minister। वो लॉयर थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे और पॉलिटिशियन थे। अब देखिए, इसके बाद ही सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम 1933 टू 1935। उन्होंने इंडिया की लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में 1933 से 1935 तक कार्य किया। जो कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द न्यू यूनियन ऑफ इंडिया वॉज जॉन मथाई। जब भारत एक गणराज्य बन गया 26 जनवरी 1950 के बाद, तो उस समय जो देश के वित्त मंत्री थे वो जॉन मथाई थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर R.K. शनमुखम चेट्टी थे और गणराज्य के पहले फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई थे। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखिए, ऑनरियोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? ऑनरियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑनरियोलॉजी ड्रीम्स का अध्ययन करने की जो ब्रांच है उसे ऑनरियोलॉजी कहा जाता है। और डिटेल में पढ़ते हैं इसे। देखिए, ऑनरियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स। ऑनरियोलॉजी में हम जो सपने आते हैं उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी करते हैं। अब देखिए, एनिमल्स जो होते हैं उसके लिए क्या होता है? एनिमल्स के लिए जूलॉजी होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल। तो उसको हम जूलॉजी में पढ़ते हैं। फ्लावर्स के लिए हम क्या पढ़ते हैं? फ्लावर्स के लिए एंथोलॉजी होता है, और इंसेक्ट्स के लिए एंटेमोलॉजी होता है, एंटेमोलॉजी होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन थे उनसे संबंधित जो स्टडी है उनके नाम हमने चर्चा कर लिए। आगे चलते हैं, हॉर्नबिल त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? इन विच इंडियन स्टेट
इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। नागालैंड में यह त्योहार मनाया जाता है। और की फैक्ट्स के द्वारा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल is an annual festival celebrated from 1st to 10th December in the north-eastern Indian state Nagaland। ये नागालैंड में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। The festival is named after the Indian hornbill, a large and colorful forest bird that is displayed in the folk tales of the most of the state tribes। तो ये हॉर्नबिल एक जो पक्षी होता है, उस पक्षी के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। और इस त्योहार को नागालैंड में प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। आगे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी सतत दीवार, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, किस किले में है? द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वॉल इन इंडिया विच इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड इज इन विच फोर्ट? तो सही उत्तर होगा वह कुंभलगढ़ के किले में स्थित है। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में स्थित एक किला है। और डिटेल में पढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, कुंभलगढ़ फोर्ट हैज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ी जो कंटिन्यूअस वॉल है विश्व की, वो है चाइना की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और उसके बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सतत दीवार जो है वो कुंभलगढ़ के किले में है। दी 38 किलोमीटर वॉल इज सर्कुलर एंड सराउंड्स द कुंभलगढ़ फोर्ट विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट इन राजस्थान। तो इस दीवार की लंबाई कितनी है? वो है 38 किलोमीटर और वो एक वृत्ताकार आकृति में बनी हुई है और कुंभलगढ़ के किले के चारों ओर बनी हुई है। जो कुंभलगढ़ का किला है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ लेजेंडरी श्री महाराणा प्रताप। श्री महाराणा प्रताप का जन्म इसी किले में हुआ था। इट वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 15th सेंचुरी बाय श्री राणा कुंभा। इसे राणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। द फोर्ट वॉज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2013। इस किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2013 में घोषित किया गया था। आगे चलते हैं। अब देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज? अब इससे संबंधित हम की फैक्ट्स जानते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, फाउंडेड ऑन 20th August 1828। 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी। इट वॉज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली धार्मिक आंदोलनों में से एक था और इसने वर्तमान के आधुनिक भारत के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक किसने कार्य किया है? हु हैज सर्व फॉर द मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। और डिटेल में पढ़ते हैं की फैक्ट्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे ज़्यादा समय तक सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल उन्हीं का था। हिज टर्म ऑफ ऑफिस वॉज 16 years and 286 days। वह 16 वर्ष और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। फ्रॉम 15th August 1947 टू 27th May 1964। तो उनका जो ऑफिस था वो कितने समय के लिए था? 16 साल 286 दिन के लिए था। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से लेके, मतलब आज़ादी मिलने के बाद से लेके 27 मई 1964 तक वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे। आगे चलते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी कौन सी है? विच इज द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर? सो इसका सही उत्तर है अगरतला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर पहली इंटीग्रेटेड
जांच चौकी है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब देखिए यहाँ पे द फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP ऑन द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इज द अगरतला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। द मल्टीपर्पज इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बूस्ट्स ट्रेड विद द नेबरिंग कंट्रीज बिसाइड फैसिलिटेटिंग ट्रांस बॉर्डर पैसेंजर ट्रैफिक। तो इस पोस्ट के द्वारा जो ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है पड़ोसी देशों के साथ, वह किया जाता है। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसको भी हैंडल किया जाता है। आगे चलते हैं। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसके माप की इकाई है? डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑफ लेंस की माप की इकाई है डायोप्टर। और डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखिए, डायोप्टर इज अ यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस के लिए जो लेंस होते हैं उसकी पावर को के माप के लिए डायोप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। द पावर ऑफ ए लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंडिंग ऑन इट्स फोकल लेंथ। कैंडेला इज द यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी। जो कैंडेला है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला का इस्तेमाल किया जाता है। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डेसिबल। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? डिस्ट्रिक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच घराना? तो सही उत्तर हो जाएगा विष्णुपुर घराना, ऑप्शन नंबर डी से यह संबंधित है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अ डिस्टिंक्ट ध्रुपद स्टाइल इज एसोसिएटेड विद द विष्णुपुर घराना ऑफ बंगाल। विष्णुपुर घराना बंगाल से संबंधित है। इट इज द ओल्डेस्ट नोन स्टाइल ऑफ मेजर वोकल स्टाइल एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो यह सबसे ज़्यादा पुरानी स्टाइल्स में से एक है जो भारतीय क्लासिकल म्यूजिक, भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। आगे चलते हैं। मनुष्य पारिस्थितिक तंत्र की किस श्रेणी से संबंधित है? ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ दिस इकोसिस्टम? तो कौन कौन सी कैटेगरी दी हुई है? ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ज़ूप्लैंक्टन। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओमनिवोर। सर्वहारी, सर्वहारी के रूप में है। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, एन ओमनिवोर इज एन एनिमल दैट कैन ईट एंड सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर। तो ओमनिवोर या सर्वाहारी उस जीव को कहा जाता है जो या तो प्लांट मैटर पे भी जिंदा रह सकता है या फिर एनिमल मैटर पे भी जिंदा रह सकता है। मतलब प्लांट से भी प्लांट को भी खा सकता है या फिर एनिमल्स को भी खा सकता है। दे ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनर्जी। तो अपनी ऊर्जा और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए वो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल मैटर को भी खाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनिवोर्स आर ह्यूमन बींग्स, क्रोज एटसेट्रा। तो मनुष्यों के अलावा क्रोज और भी काफ़ी ज़्यादा जीव जंतु होते हैं जो प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल मैटर भी खा सकते हैं। कार्निवोर्स आर द एनिमल दैट ईट मीट। कार्निवोर्स किसको कहा जाता है? जो मांसाहारी होते हैं, जैसे कि दिस इंक्लूड्स एनिमल लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वॉल्स। आगे चलते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय होम? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। सन 1897 में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी बाय परफॉर्मिंग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ही वॉज ए फिजिसिस्ट एट दी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो जे थॉमसन एक भौतिक विज्ञानी थे, कहाँ पे? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। ही ऑल्सो रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर 1906 फॉर द डिस्कवरी। उन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज सन 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ अहिंसक विरोध था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश मोनोपोली ऑन सॉल्ट प्रोडक्शन इन 1930? सो
नमक के खिलाफ जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था वो 1930 में दांडी मार्च के द्वारा किया गया था। दांडी मार्च सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डिटेल में पढ़ते हैं, देखिए। महात्मा गांधी अंडरटुक द दांडी मार्च ऑन फुट फ्रॉम 12th March 1930 एंड कंप्लीटेड ऑन 5th April 1930। तो यह एक काफी लंबे समय तक, कुछ दिनों तक चलने वाली एक पैदल यात्रा थी जो महात्मा गांधी ने दांडी जिसे दांडी मार्च के नाम से, दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी लेड दिस मार्च फ्रॉम हिज साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू दांडी इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो कहाँ से कहाँ तक हुई थी ये? जो महात्मा गांधी का आश्रम था साबरमती में, अहमदाबाद में, से नवसारी जिले के दांडी तक यह यात्रा हुई थी। इट वॉज ए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मोनोपोलिस्टिक सॉल्ट पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह जो एक मोनोपॉली चलती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नमक के उत्पादन को लेके, उसके खिलाफ एक नॉन वायलेंट, एक अहिंसक आंदोलन था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो हमारा यह प्रयास है कि हम रोज़ आपके लिए लेके आएँ, ताकि आपके जीएस की तैयारी, जनरल स्टडीज़ की, जनरल नॉलेज की तैयारी परीक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छे से पूर्ण हो सके। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।